welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अरविंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। तो बच्चों, हम लोग जो है NCERT फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल जो है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। तो उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने आपको जो बताया था, कल हमने आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम बताया था हमने आपको। कूलाम के नियम में क्या बताया मैंने आपको? कूलाम के नियम मैंने ये बताया आपको कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच, अगर ये दो आवेश है, इनके बीच ये Q1 आवेश है। फिर से देखिए, ये कोई दो आवेश है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी R है, और ये बिंदु A है, ये B है, ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल, मैंने कल आपको बताया था कि जब ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब इनके बीच ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक या ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो, या ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो, ऐसी स्थिति में जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, एक धनावेश एक ऋणावेश होगा, तब उस अवस्था में इनमें क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कूलाम ने क्या बताया? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। परिमाण का हमने परिमाण इसलिए बोला यहाँ पर क्योंकि हमको इससे ये नहीं मतलब है कि कौन धनावेश है कौन सा ऋणावेश है। परिमाण लिया जाएगा। दोनों परिमाण का मतलब होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिया जाएगा, ऋणावेश और धनावेश को छोड़ दिया जाएगा। उससे में नहीं मतलब है, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल से के परिमाण से मतलब है, ठीक है। तो उनके गुणनफल का परिमाण जो होगा, उसके जो लगने वाला फोर्स होगा वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी जो इनके बीच की दूरी, जो दूरी है इनके बीच की, यानी A और B, यानी Q1 व Q2 के बीच की जो दूरी है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसलिए हमारा वहां पर आ गया था, क्या आ गया था? थोड़ा देखते हैं उसको हम लोग। F Q1 Q2 ये आया था। फिर आया था हमारा, तो ये इक्वेशन हमने 1 बनाई थी। फिर हमारा आया था व्युत के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर ये हमने R माना है तो हम ये R स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको कंबाइंड लिखा था, तो हमने कुल मिला के यहाँ पर एक स्मॉल k लिखा था, क्योंकि हमने जब हम पहले दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। समीकरण हम बता चुके हैं, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। इसमें समीकरण ये 2 हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, और ये R स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? F, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो ये कांस्टेंट हमारा K हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने आपको बताया कि K क्या है? परावैद्युतांक। K क्या है? पदार्थ या माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसे इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। इतनी बात हमने आपको कल बता दी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको रफ करें और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? देखिए आगे। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है।
फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि k क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक है, ठीक है। हमने कहा जो परावैद्युतांक है, पदार्थ का जो परावैद्युतांक है कि पदार्थ का जो परावैद्युतांक है कि, एक मिनट रुकिएगा, कि जो है सभी परावैद्युतों के लिए एक से अधिक होता है। यानी k का मान, जो माध्यम में जो परावैद्युतांक है, जो k का मान है वो एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है सभी परावैद्युतों के लिए, ठीक है। ये यहां पर एक से अधिक होता है। अब ये k होता क्या है? अगर हम k की बात करें तो k जो होता है आपका, ये होता है f अपॉन, इसको आप f नॉट बना सकते हैं, और f अपॉन m ये होता है। अभी आप कहेंगे कि ये क्या है? अगर हम परिभाषा, अगर हम इसकी बात करें तो परावैद्युत की परिभाषा बता रहे हैं हम आपको, परावैद्युतांक की परिभाषा। यदि किसी दो आवेशों के बीच की दूरी तथा उनके परिणाम को ना परिवर्तित किया जाए, तो ना परिवर्तित किया जाए तो निर्वात में या वायु में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम M में लगने वाले बल का अनुपात क्या होता है? का अनुपात परावैद्युतांक कैपिटल K कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमने आपको बताया कि अगर ये हमारे पास एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी ये क्या है? R है, ठीक है। इनकी बीच की दूरी क्या है? R है। हम समझिएगा, समझ लीजिएगा, परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। इनके बीच की दूरी R है और ये वायु में रखा है, ठीक है। वायु में रखा रहेगा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम इसी को उठाकर एक माध्यम में ले आते हैं जिसका M माध्यम में ले जाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बल लगेगा वो F लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा मीडियम में FM लगेगा। तो F की अगर हम बात करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, F नॉट कह सकते हैं क्योंकि जीरो की बात करेंगे हम, एयर की बात करेंगे तो F नॉट भी कह सकते हैं। तो F नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 होगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं इसी को, हम दूरियों को हमने चेंज नहीं किया और इसको हम दूसरे माध्यम में ले गए,
दूसरे माध्यम में ले गए, m माध्यम में ले गए, जहां पर इनके बीच की दूरी नियत रखी, हमने उनके परिमाण को भी नियत रखा, दोनों अगर बराबर हैं तो ये अगर fm क्या हो जाएगा इस कंडीशन में हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इतनी बात समझ में आ गई है और इसको आपने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको हम समझा देंगे, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ध्यान बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं दो आवेशों को, यदि किन्हीं कोई दो आवेश लें हम और उनके बीच की दूरी तथा उनके परिमाण को हम परिवर्तित ना करें, तो वायु में लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक के कहते हैं। ये आपकी परिभाषा जो है आपकी क्या कहते हैं, मैंने इसको आपको डिराइव करके भी दिखा दिया और परिभाषा आप इससे ही याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ही याद कर सकते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अब अगर हम के को लिखना चाहें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पदों में तो हम लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की और ये किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता या किसी माध्यम की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक, यानी दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, सॉरी माध्यम में वैद्युतशीलता, यहां पर लिखते हैं इसको, नीचे हो जाएगा दिखाई नहीं पड़ेगा, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है ना, माध्यम में दूसरी परिभाषा है ये, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में, माध्यम में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। क्या तो देख लीजिए पहले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है हमको। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं हम देखते हैं, पहले परिभाषा देखते हैं। बल
वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं? वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा देखते हैं। तो क्या होगी वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया निष्कोण काल्पनिक वक्र है। वक्र समझते हैं? अभी मैं खींच के भी दिखा रहा हूं। काल्पनिक वक्र है जो, इतना लिखिए, बहुत पसीना है, एक मिनट रुक जाइए। क्या है? क्या बोला लिखा मैंने? खींचा गया निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत एक मिनट रुकिएगा। पृथक्कृत गड़बड़ हो रहा था। पृथक्कृत, मैंने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह खींची गई निष्कोण काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथक्कृत धन आवेश चलता है। यह आपके वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा है। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की गुण की बात करेंगे। आगे बढ़े। फिर अगला क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये थ्योरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कम इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो पहला आप इसको नंबर वाइज लिखेंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? देखिए, पहले देख लीजिए। अगर हम बात करें, ये आपका धनावेश है और ये आपका ऋणावेश है। तो वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं, इस तरह से। तो पहला क्या हो जाएगा? वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे में प्रवेश करती। वैद्युत बल रेखाएं धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे में प्रवेश करती हैं। पहला गुण हो गया, पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत बल रेखाओं पर, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धन आवेश पर बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी क्या करेगा कि जो धन आवेश की दिशा है, अगर स्पर्शी खींच देते हैं तो वो क्या करेगा कि धन आवेश पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा को बताएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। यानी कहने का मतलब यह है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, कभी काटती नहीं हैं। यानी अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी। अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, इंटरसेप्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। कहने का मतलब यह है। तो थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। चौथा पॉइंट लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं जहां पर समीप होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्र में जहां समीप होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो इससे ये मतलब निकल सकता है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहां पर बल रेखाओं की संख्या भी अधिक होगी। दूर दूर जाने पर अगर हम बताएं कोई भी वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई भी क्षेत्र होगा तो उसकी कुछ लिमिट होगी। कहीं पर वो ज़्यादा आकर्षित करेगा, कहीं पर कम आकर्षित करेगा। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल रेखाओं की संख्याओं में कमी आती जाएगी, वैसे वैसे इनकी प्रबलता घटती जाएगी। यानी क्षेत्र से दूर जाने पर प्रबलता घटती जाएगी। तो ये जो चार आपने लिखे ये वैद्युत क्षेत्र के गुण थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अब हमने बल रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, बल रेखाएं होती क्या हैं और मैंने बल रेखाओं के बारे में आपको बताया कि बल रेखा जो होती है किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए निष्कोण वक्र होता है और उस पर अगर हम
स्पर्शी खींचते हैं तो वो धन आवेश जिस पर उस पर धन आवेश चलता है, अगर स्पर्शी खींचते हैं धन आवेश पर लगने वाले बल को वो निरूपित करता है। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हमने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दूसरा मैंने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अगर वो दूर हटती जाएंगी, यानी कि क्षेत्र के जहाँ पर क्षेत्र प्रबल होगा वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी, और क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कम होंगी वहाँ पर क्षेत्र दुर्बल होगा। निर्बल नहीं कहेंगे, दुर्बल कहेंगे, कमजोर कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे की हेडिंग है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं फिर हम लोग पढ़ते हैं। एकांक धनावेश एकांक धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को की तीव्रता। निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात, आप लिख सकते हैं। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो। ठीक है, ओके। निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए है क्या, माना एकांक धनावेश क्या है आपका, कोई भी धनावेश के कारण अगर आप देखिए वैद्युत क्षेत्र डेवलप कैसे होता है, समझिए। अगर यहाँ पर कोई आवेश पहले से एक रखा हुआ है, स्थिर आवेश है, यहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश ले जाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और ये दोनों आवेश एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश तो ये है ना Q नॉट, इसके अनुपात को यानी कि E, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, माना अब लिखेंगे आगे, इतनी बात समझ में आ गई कि यानी कहने का मतलब है किसी धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण बल क्यों लगेगा, क्योंकि कोई दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में आएगा, आके स्थिर हो जाएगा, तभी तो इस पर बल लगेगा। दो आवेश होंगे, प्लस माइनस होंगे, तभी दो चीजें होंगी, तभी तो बल आरोपित करेगा। अकेले रहेगा तो वो न्यूट्रल रहेगा ना। अगर धन कोई भी चीज अकेले खड़ा है तो वो न्यूट्रल रहेगा। जब दो चीजें होंगी तभी तो वाद विवाद होता है। तो ये जब प्लस क्यू यहाँ पर स्थित है, कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट लाया गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बल और इस परीक्षण आवेश की जो अनुपात है, इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, माना एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल F है तथा परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश Q नॉट है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये आपका सूत्र हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, सदिश
राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको अभी और थोड़ा समझाते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, पहले लिख लीजिए। इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। बात समझ में? अगर हम बात करें बीमा की, तो यही बीमा भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बीमा क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, बीमा को देख लेते हैं। बीमा क्या हो जाएगी? अब देखिए, जो F है और यहां पर आपका Q है, F को आप लिखते हैं MLT-2, कि फोर्स की बीमा जो होती है MLT-2 होती है। Q क्या होता है? IT होता है, यानी कि AT हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ML, अब T तो था, एक और जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा, A की पावर माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका E की बीमा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप समझते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैंने बताया आपको कि अगर किसी आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाया जाता है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करेगा। तो लगने वाला बल जो मैंने बताया वो F है, परीक्षण आवेश आपका Q0 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कहा आपसे कि जो धनावेश पर लग रहा था बल वो, और उस परीक्षण आवेश की मान के अनुपात को ही उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपकी सदिश राशि होती है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, इसकी बीमा होती है MLT-3 A⁻⁻1। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर अगली हेडिंग है बिंदु आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हेडिंग बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। माना, लिखेंगे हम लोग, माना किसी माध्यम में एक स्थिर आवेश Q है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K, जिसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K है। जब Q0 परीक्षण आवेश
क्षेत्र में Q से R दूरी पर लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है यहाँ पर क्या है, ये एक स्थिर आवेश है। एक स्थिर आवेश को कहते हैं पॉइंट चार्ज। ये क्या है, परीक्षण आवेश, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये लाया गया कितनी दूरी पर, R दूरी पर लाया गया, इस क्षेत्र में लाया गया, तो इसने बल का अनुभव किया। वो जो बल है वो F है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो आवेश हो गए, तो यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम के नियम से हम बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सीधे आप लिखेंगे, परावर्तांक भी पता है K है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे। परिभाषा क्या बताई थी मैंने, परिभाषा ये बताई थी मैंने कि E इज इक्वल टू होता है F/Q नॉट, ये लगने वाला बल और ये परीक्षण आवेश। लगने वाला बल क्या है, इसकी वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर आपका सीधे Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, सीधे आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। इसको डिब्बे में आप बंद कर लीजिए, बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगर एयर की बात करता है, फॉर एयर, ठीक है, अगर एयर की बात करता है तो एयर की बात करेगा, वायु के लिए क्या हो जाएगा आपका, वायु के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो वहाँ पर आप लिखिएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हट जाएगा, K की वैल्यू बन जाएगी Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका बिंदु आवेश क्रम उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। ये हो गया आपका। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पर हम बंद करते हैं। आगे की क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।